ऐप साबी का हमारे चैनल के न्यू वीडियो में वेलकम एच। चल फिर आज का वीडियो शुरू करी। एपिसोड 46 आर्या के घर में हलचल। शौर्य ने आज जो किया उससे तीनों बहनों के मन में शौर्य के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई, साथ ही साथ परिवार वाले अब उसे और ज्यादा महत्व देने लगे, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वे सीधा शौर्य से बात करे। शौर्य सभी से बड़ी बदतमीजी से बात करता था। न तो वह उनके रिश्ते का लिहाज रखता था, न ही उनकी उम्र का। उसके इस बर्ताव से उसके मन में छिपी उनके लिए जो नफरत थी वह बाहर आ जाती थी। शौर्य को इन लोगों से घिन आती थी। ये लोग पूरी होशो आवाज में रहकर भी उसके साथ अन्याय होते हुए देखकर चुप थे। इसी वजह से शौर्य इन सभी से नफरत करता था। शौर्य चाहे तो इन्हें वह कब का मार चुका होता, मगर उसने अपनी दादी की वजह से इन्हें आज तक जिंदा रखा था। अब उसे बहनों का प्यार मिल गया था तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जिया और प्रिया मुंबई वापस चली गई अपनी पढ़ाई के लिए। शौर्य भी अपने कामों में व्यस्त हो चुका था। वह हर दिन अपनी साधना करता, उसके बाद सिया के साथ कॉलेज जाता, फिर कशिश से बिजनेस की अपडेट्स लेता और शाम को आर्या और माया से मिल लेता। इन 2 हफ्तों में माया में काफी बदलाव आए थे। उसने सारे तौर तरीके सीख लिए थे और वह आर्या की पर्सनल असिस्टेंट बनकर उसके साथ रहती थी। माया डायमेंशन से जुड़ी थी, लेकिन शौर्य ने अब उसे आज़ाद कर दिया था। फिर भी माया को उसकी जिम्मेदारी से आज़ादी मिलना मुश्किल था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए और एक दिन शाम को अचानक मोहित राणा का शौर्य को कॉल आता है और वह उसे डिनर पर इनवाइट करते हैं। शौर्य को इस बात में कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो उनका होने वाला दामाद था तो उसका उनके घर जाना लाजमी था। वह दिन शनिवार का था तो शौर्य ने हमेशा की तरह बोलोपासना के लिए हनुमान जी का व्रत रखा था। शाम को जब वह राणा मैंशन पहुंचा तो देखा कि उसके व्रत की वजह से पूरा भोजन शाकाहारी बनाया गया था। शौर्य भी बिना कुछ सोचे उनके साथ भोजन करने बैठ जाता है। हंसी मजाक करते हुए पूरा भोजन हो जाता है। कुछ देर बाद राणा परिवार के लोग एक साथ मेन हॉल में आ जाते हैं और सीरियस होकर दादाजी के सामने बैठ जाते हैं। तभी दादाजी शौर्य को देखकर बोलते हैं, शौर्य बेटा, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी आर्या के साथ सगाई हो चुकी है और वादे के मुताबिक तुम्हारी शादी 1 साल बाद आर्या से हो जाएगी, पर अभी के हालात देखकर ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा। ये सुनकर शौर्य की त्योरियां चढ़ गई और उसने सीरियस होकर पूछा, दादाजी क्या बात है जो आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे साफ साफ बताएं। तो दादाजी एक गहरी सांस लेकर बोले, शौर्य, हमारा राणा परिवार राजस्थान की रॉयल राणा फैमिली की एक ब्रांच है। जब मैं छोटा था तो कारोबार के चलते मुझे गुजरात आना पड़ा था। उसके बाद मैंने खुद को यही सेटल कर लिया, लेकिन आज भी मुझे भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तभी शौर्य बोला, इससे मेरी और आर्या की शादी का क्या लेना देना है। तभी मोहित दादाजी बोल, बेटा, दरअसल बात यह है कि राजस्थान की गहलोत फैमिली का रिश्ता आर्या के लिए आया था, तो मैंने अपने बड़े भाई को तुम्हारी और आर्या की सगाई के बारे में बता दिया था। लेकिन बड़े भाई ने मुझे बिना पूछे ही गहलोत फैमिली को जबान दे दी थी। जब शौर्य ने ये सुना तो वो एकदम शॉक हो गया। फिर वह बोला, क्या मैं आपके भाई से बात कर सकता हूँ। तभी मोहित दादाजी लाचारी से सिर हिलाते हुए बोले, अब ये संभव नहीं है। वे कल ही यहाँ गहलोत फैमिली के साथ आर्या को देखने आ रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये रिश्ता तोड़ दो। इतना कहकर मोहित दादाजी ने अपना सिर झुका लिया। शौर्य ने भी ये सुना तो उसने कुछ देर तक सोचा और बोला, अगर मैं कहूँ कि क्या आर्या मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है? अगर आर्या इस बात से खुशी खुशी राजी है तो मैं ये रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी आर्या के पिता प्रताप बोले, आर्या को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे रॉयल फैमिली में दी हुई जबान वापस नहीं ली जाती। तभी शौर्य बोला, तो मुझे दी हुई जबान का क्या हुआ और मेरे दादी से किया हुआ वादा उसका क्या हुआ? वो जबान नहीं थी जो कल किए हुए वादे के लिए तुम अपना सालों पहले किया हुआ वादा तोड़ रहे हो। शौर्य की बात 100% सही थी, लेकिन वे लोग अपने बड़े चाचा के फैसले के आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी मोहित दादाजी बोले, शौर्य, ऐसा करते हैं कि तुम कल दोपहर यहाँ आकर मेरे बड़े भाई से बात कर लेना। अगर तुम उन्हें मना पाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी शौर्य बोला, मुझे उनका नंबर दो ताकि मैं उन्हें अपनी भूमिका क्लियर कर सकूं और वे गहलोत फैमिली को यहाँ लाकर उनका वक्त जाया न करे। मोहित दादाजी थोड़े कतराए, फिर उन्होंने आखिर में शौर्य को उनका नंबर दे दिया। शौर्य ने तुरंत फोन लगा दिया और फोन कनेक्ट होते ही वह बोला, प्रणाम बड़े दादाजी, मैं आर्या का मंगेतर शौर्य बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से कुछ देर बाद आवाज आ गई, हाँ बोलो, क्या बात है? शौर्य बोला, बात ये थी कि आप आर्या की शादी किसी दूसरी जगह तय कर रहे हैं, पर आपके छोटे भाई ने भी मेरी दादी को जबान दी थी और आज आपके जबान के लिए अपने छोटे भाई की जबान को नजरअंदाज कर रहे हैं। शौर्य की साफ और सीधी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई,
लड़के, अगर मैंने कह दिया कि आर्या की शादी गहलोत परिवार में होगी तो वो होकर रहेगी। रही बात मोहित के जबान की, तो उसने किया हुआ वादा मेरे किए हुए वादे से कब से बड़ा हुआ। ओह, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे और अपने मन की ही करेंगे तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि आप आर्या की शादी कैसे तय करते हैं। मैं भी आपको जबान देता हूं कि आर्या की शादी सिर्फ मेरे साथ होगी, और उसके लिए ऊपर से स्वयं ब्रह्मदेव भी आए तो उसे कोई नहीं टाल सकता। शौर्य ने भी त्वेष में आकर बड़े दादाजी को जवाब दिया और फोन रख दिया। फिर उसने मोहित दादाजी को देखा और बोला, मैंने जिस तरह पूरे अग्निहोत्रियों को झुकाकर रखा है वही हाल आपके राणा फैमिली का ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर हमेशा प्यार मिला है, बस इसी के वजह से मैं आज ही आर्या को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और तुमने पूरी पृथ्वी छान मारी तो भी आपको अब वह नहीं मिलने वाली। जिस दिन आपका बड़ा भाई खुद मेरे पास आर्या का राहत लेकर आएगा उसी दिन आर्या आपको मिलेगी। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ लहरा दिया और माया के साथ खड़ी आर्या अपनी जगह से गायब हो गई। माया भी उसके साथ गायब हो गई थी। जब सभी ने ये देखा तो सब हैरान और परेशान रह गए थे। ये कैसा जादू था जो किसी को अपनी जगह से गायब कर सकता था। तभी शौर्य भी उनके सामने ही हवा में गायब हो गया। कहाँ लेकर गया था शौर्य आर्या को? आर्या के साथ माया क्यों गायब हो गई थी? अब क्या करेगा राणा परिवार? क्या मोहित दादाजी के बड़े भाई अपनी हार मानेंगे? एपिसोड 47 आर्या पहुंची पॉकेट डायमेंशन। राणा फैमिली के सामने एकदम मायावी तरीके से 3 लोग अपनी जगह से गायब हो गए थे और वो सिर्फ देखते रह गए थे। मोहित दादाजी को ये बात बहुत चौंकाने वाली थी। तभी उन्होंने अपने आदमी अपने घर के चारों तरफ दौड़ाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने पूरा शहर चांद मारने के लिए अपने आदमी हर तरफ फैलाए, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। दूसरी तरफ पॉकेट डायमेंशन के अंदर जंगल के बाहरी हिस्से में आर्या और माया खड़े थे और उनके सामने था शौर्य जो लापरवाही के साथ मुस्कुरा रहा था। जब आर्या ने एक नज़र अपने चारों ओर देखा तो वह बोली, ये कैसी जगह है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? तभी माया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ये एक छोटा आयाम है, मेरा मतलब एक पॉकेट डायमेंशन है जो स्पेस को फोल्ड करके निर्माण किया गया है। जब आर्या ने ये बात सुनी तो वह पागलों की तरह उन्हें देखने लगी और बोली, ये कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। तभी माया मुस्कुराकर आर्या से बोली, अगर तुमने इस बारे में नहीं सुना तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं हो सकता। तुम जब अंदर आए तो बाहर रात हो चुकी थी, लेकिन यहाँ अंदर दिन है। क्या ये संभव है कि एक ही समय दिन और रात तुम्हें दिखाई दे? नहीं ना, तो अब ये तो तुमने होते हुए दिखाई है। माया का एक्सप्लेनेशन सुनकर आर्या ने कुछ सोचा और बोली, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? इस बात पर माया हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले कई हजारों सालों से रह रही हूँ तो मुझे तो ये पता होना ही था। तभी आर्या अविश्वास से बोली, कुछ भी ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पिछले 1000 सालों से जिंदा रह सकती हो? तुम कोई भगवान हो क्या, या फिर कोई अमृतत्व प्राप्त साध्वी? आर्या का बेतुका लॉजिक सुनकर माया और शौर्य दोनों हंस पड़े और माया आगे अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, दरअसल मैं कोई अमर साधक नहीं हूं और न ही मैं कोई भगवान, मैं एक अप्सरा हूं जो स्वर्ग लोक में रहती थी। मैं अपने जन्म से ही अमर हूं, लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे मार दे तो मैं मर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी कलाई घुमाई और उसका पूरा रूप बदल गया। वह अपने अप्सरा वाले कपड़ों में आ गई और उसका ऑरा भी चेंज हो गया। उसकी खूबसूरती जो अभी तक छुपी हुई थी वह बाहर आ गई। उसका चार्म इतना स्ट्रॉन्ग था कि आर्या भी उससे अट्रैक्ट हो गई थी। जब आर्या ने यह नज़ारा देखा तो वह कुछ सोचने लगी और शौर्य को सवालिया नज़रों से देखने लगी। तो शौर्य ने इसे जानकर अपना सिर हिलाया और बोला, वाइफी, इतना ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दो, मैं तुम्हें सारी बात शुरू से अंत तक समझता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें आर्या को एक एक करके बता दी। कैसे वह खुद को खत्म करने गया था से लेकर कैसे वह यहाँ पहुंचा और कैसे उसने विरासत हासिल की और कैसे वह इतना ताकतवर बन गया। जब आर्या ने सारी बातें सुनी तो वह हैरान रह गई। फिर आगे बोली, इसका मतलब तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता? तो शौर्य थोड़ा लाचारी से बोला, सिर्फ कुछ गिने चुने साधुओं और साधकों को छोड़कर मुझे कोई हरा नहीं सकता। आर्या ने ये सुनकर एक गहरी सांस ली और बोली, क्या मैं भी एक साधक बन सकती हूँ? तभी माया बोली, ऑफ कोर्स आर्या, तुम तो ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रही हो। मैंने जो तुम्हें मंत्र और ब्रेथिंग मेथड्स बताई थी वह कोई योग नहीं बल्कि साधना तकनीक थी, जो स्वर्ग में अप्सराएं और देवियां उससे करती थी। अब बस तुम्हें इसे यहाँ इस डायमेंशन में दोहराना है और तुम यहाँ के एटमॉस्फेयर की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में जमा करके अपने चक्रों को तेजी से जागृत कर पाओगी। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है, पर अब मेरे फैमिली का क्या होगा? आर्या निराशा से बोली। उसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा।
और ये बात याद रखना कि यहाँ पर 36 घंटे बाहर के 12 घंटों की बराबर है। तो तुम यहाँ पर अपनी साधना आराम से अगले 36 घंटों तक कर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम अगले 2 दिनों तक यही रहो, कर मैं भी देखूं कि तुम्हारे बड़े दादाजी में कितना दम है जो मुझसे तुम्हें दूर करने की बात कर रहा था। शौर्य की आखिरी लाइन सुनकर आर्या का चेहरा लाल हो गया और वह माया को खींचते हुए साधना के लिए लेकर जाने लगी। कुछ ही देर में आर्या को माया ने साधना करने के लिए वहां जो महल था उसमें ले गई और साधना चैम्बर में उसे साधना करने के लिए गाइड करने लगी। दूसरी तरफ जब शौर्य ने ये कन्फर्म किया कि आर्या अब साधना शुरू कर चुकी है तो वह इस डायमेंशन से बाहर आ गया और अपनी थार में बैठकर अग्निहोत्री मैंशन पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह सुबह मोहित दादाजी और प्रताप अग्निहोत्री मैंशन आर्या और शौर्य को ढूंढते हुए पहुंच गए। जब शौर्य ने उन्हें देखा तो वो कुटिलता से मुस्कुराया, जिसे देखकर प्रताप को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कल उन्होंने शौर्य को मायावी तरीकों से इंसानों को गायब करते हुए देखा था तो वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी दीनानाथ और बाकी परिवार के सदस्य भी वहां पहुंच गए। दीनानाथ ने मोहित दादाजी को देखकर कहा, मोहित भाई आपका इतनी सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? दीनानाथ का सवाल सुनकर मोहित दादाजी थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, आपके पोते को मैंने अपने पोते की तरह माना था और मेरी पोती का हाथ मैंने गीता के कहने पर उसे दिया था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर आर्या के लिए गहलोत रॉयल फैमिली का रिश्ता लाया था और वो आज आर्या को देखने लड़के वालों के साथ यहाँ आ रहे हैं। ये बात सुनकर दीनानाथ कंफ्यूज होकर बोले, हाँ तो अब क्या हुआ? क्या आप ये रिश्ता तोड़ने यहाँ पर आए हैं? रिश्ता तो तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन शौर्य ने उसे कल रात हमारे सामने से गायब कर दिया है और हमने पूरी रात ढूंढा पर वह हमें नहीं मिली। मुझे शक है कि शौर्य ने उसे आपके घर में छुपाया होगा। मोहित दादाजी गुस्से से बोले। अब क्या जवाब देगा शौर्य? क्या उसके परिवार वाले देंगे उसका साथ, या फिर अब उस पर उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे? एपिसोड 48 ढूंढते रह जाओगे। आज अग्निहोत्री मैंशन की सुबह एक ड्रामे से भरपूर सुबह थी। आज शौर्य, जिसके आगे घर में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था, उसने राणा फैमिली के बेटी को किडनैप किया था। आज राणा फैमिली सुबह सुबह अपनी बेटी को ढूंढते हुए वे यहाँ पहुंचे थे और मोहित राणा ने सारी हकीकत दीनानाथ को बता दी थी। अब दीनानाथ के आगे ब्रह्म संकट था। अगर उसने शौर्य को भला बुरा कहा तो उसे भी पता नहीं था कि शौर्य आगे करेगा। तभी शौर्य की बड़ी चाची बोली, देखा आप सबने, इसने एक बड़े घर की लड़की को किडनैप किया है और उसे उसके घर से उठाकर लेके आया है। चेहरा तो देखो साहब का, इससे जरा सी भी शर्म नहीं है अपने किए पर। अगर मेरा बेटा ऐसा करता तो कब का उसका मुंह लाल कर देती। तभी छोटी चाची भी बोली, इसे क्या लगता है कि ये हमें डरा कर चुप करवा सकता है? आज मैं भी बोलूंगी। मुझे तो पहले से ही लगता था कि इसने उस लड़की के साथ सच में जबरदस्ती की होगी और अपनी ताकत का जोर दिखाकर सारा इल्जाम अभी पर लगाया होगा। तभी रागिनी, जो इस सारे मामले को सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी, वह शौर्य की ओर देखकर बोली, शौर्य क्या ये सच है कि तुमने आर्या को किडनैप किया है? शौर्य ने रागिनी को देखा और उसके सवाल को इग्नोर कर दिया। ये देखकर दुष्यंत भी बोला, शौर्य अगर तुमने उसे किडनैप नहीं किया तो मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं कि तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकेगा। तभी बड़े चाचा श्रीकांत बोले, दुष्यंत तुम उसके अपराध को क्यों ढकना चाहते हो? उसने एक इज्जतदार घर की लड़की का किडनैप किया है और मोहित अंकल पागल थोड़े ही है जो उस पर ऐसा इल्जाम लगाए। मुझे तो हमेशा इसके चाल चलन ठीक नहीं लगते थे। ये हम सभी से बदतमीजी से बात करता है, किसी को भी जी में आए उसे पीट देता है और यहाँ तक कि वो उन्हें मरता भी है। राकेश, जो इतनी देर से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था, बोल पड़ा, इस बात में राणा फैमिली की गलती है क्योंकि उन्होंने शौर्य के साथ पहले शादी के लिए सहमति दी थी और अब रॉयल फैमिली का रिश्ता आया तो उन्होंने शौर्य के साथ रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। ये सरासर गलत बात है। इतनी देर से शौर्य इन सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा था पर वह कुछ नहीं बोला। तभी दीनानाथ बोले, वैसे भी आर्या का रिश्ता शौर्य के साथ अगर तय हो गया था तो तुमने खुद उसे तोड़ने की कोशिश की, जिस पर शौर्य तुम्हारे पोती को भगा ले गया। तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जब दीनानाथ की बात प्रताप ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। मैंने शौर्य को एक सीधा साधा इंसान समझकर उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया था और जब हम मजबूर हुए इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तो इसने हमारी बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधे हमारी लड़की को किडनैप करवाकर ले गया। ये गलत बात है। जो शौर्य इतनी देर से चुप था वह बोला, मोहित दादाजी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं पर मैं आर्या के अलावा किसी और के बारे में अब नहीं सोच सकता। रही बात आपके बड़े भाई की तो उसे कह देना, आर्या उसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। बेहतर होगा कि वो रिश्ते की बात करने मेरे पास रीति रिवाज के साथ आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी पोती को तुमसे कभी नहीं मिलने दूंगा।
शौर्य की बात सुनकर राणा फैमिली के लोग चुप हो गए। वे सीधे शौर्य के साथ न तो जबरदस्ती कर सकते थे, न तो मार सकते थे। तभी राणा फैमिली का एक आदमी मोहित दादाजी के कान कुछ फुसफुसाया। मोहित दादाजी बोले, हम सिर्फ हमारी पोती वापस चाहते हैं और मुझे पता है कि वह इसी घर में है, तो मैं चाहता हूं आप उसे बाहर बुलाए या फिर हमें इस घर की तलाशी लेने दे। अगर हमें आर्या नहीं मिलती है तो हम यहां से चुपचाप चले जाएंगे। राणा फैमिली की बात सुनकर अग्निहोत्री परिवार ने कुछ सोचा और बोले, अगर आप लगता है कि आपकी बेटी यहाँ छुपाई है तो आप उसे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमने रात को शौर्य को अकेले आते हुए देखा था और हमने आपके बेटी को उसके साथ नहीं देखा था, तो हम इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वह हमारे घर में है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप खुद तलाशी ले और उसे ले जाए। राणा फैमिली के सभी लोग तुरंत आर्या को ढूंढने चले गए थे। उन्होंने पूरा मेंशन छान मारा, लेकिन आर्या नहीं मिली तो वे हताश होकर वापस आ गए। तभी शौर्य मुस्कुराकर बोला, मेरी होने वाली पत्नी यहाँ नहीं है, मगर वो जहाँ कहीं भी है बहुत खुश है और सुरक्षित है। मैं अभी भी राणा फैमिली को एक मौका देता हूँ कि शादी तोड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपने बड़े भाई से कह देना कि वे अपनी जिद छोड़ दे, वरना मैं उनकी उम्र का लिहाज भी नहीं करूंगा। मोहित दादाजी ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया था और वे अपने बड़े भाई के लिए ऐसे शब्द नहीं सुन सकते थे, पर दूसरी तरफ शौर्य था जो लोगों को हवा में गायब कर सकता था। उनके लिए इतना ही काफी था। डरने के लिए वे चुपचाप सिर झुकाकर निकल गए। जब राणा फैमिली वाले वहां से चले गए तो दीनानाथ ने शौर्य की ओर देखते हुए पूछा, शौर्य क्या ये सच है कि तुम्हारी सगाई आर्या के साथ हुई थी, और ये कब हुआ था? शौर्य ने उन्हें देखा और अपनी दादी का खत जो उसके रिंग में उसने संभाल कर रखा था अपने जेब में हाथ डालकर निकाला और दीनानाथ के हाथ में थमा दिया। दीनानाथ ने वह लेटर लिया और पढ़ा। फिर उन्होंने लाचारी से अपना सिर हिलाया और बोले, तो उसे भी इस बात का अंदाजा था कि हम लोग इतने कठोर हैं कि तुम्हें उसके मरने के तुरंत ठुकरा देंगे। उसने तुम्हारे लिए ये फैसला पहले ही ले रखा था। फिर उन्होंने लेटर वापस देते हुए कहा, ये तो वैसे अच्छी बात थी, पर अब मामला बदल चुका है। राणा फैमिली भी अब मजबूर है गीता से किया हुआ वादा तोड़ने के लिए। अब एक तो उनका परिवार टूट जाएगा या तो वे सब मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश करेंगे। इस बात पर दुष्यंत बोला, अगर बात सिर्फ राणा फैमिली की है तो मैं इसे संभाल लूंगा, लेकिन गहलोत फैमिली जो रिश्ता करने के लिए आ रही है वो एक रॉयल फैमिली है, उनका स्टेटस बहुत बड़ा है, उसके लिए हमें हमारे बड़े बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। अब क्या करेगा शौर्य इस बात पर? कौन थे दुष्यंत के बड़े बाबूजी? क्या अग्निहोत्री फैमिली में कोई है जो गहलोत फैमिली से टक्कर दे सके? क्या आर्या अपना फैसला बदलेगी अपने परिवार वालों के डर से? एपिसोड 49 गहलोत रॉयल फैमिली। अग्निहोत्री परिवार के सारे सदस्य राणा फैमिली के जाने के बाद मैन हॉल में एकत्रित जमा हुए थे और सारी सिचुएशन को देखकर दुष्यंत अपने बड़े बाबूजी की बात करता है जो गहलोत फैमिली से सामना करने के लिए आगे आ सकते हैं। जब शौर्य ने बड़े बाबूजी के बारे में सुना तो उसे कुछ धुंधली सी बात याद आ गई जो उसके दादी ने बताई थी। अग्निहोत्री परिवार मूल रूप से गुजरात का नहीं था, ये भी महाराष्ट्र राज्य से यहाँ आए थे, लेकिन इनका यहाँ पर बसेरा बहुत पुराना था। पर राणा फैमिली की तरह वे अपने मुख्य परिवार से पूरी तरह बंधे नहीं थे। दीनानाथ के पिता अंग्रेजों के शासन काल में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और वे भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वे रॉयल आर्मी का हिस्सा रह चुके थे। उनकी पोस्टिंग यहाँ गुजरात में नावल बेस पर हुई थी। नौसेना के विद्रोह के वक्त भी वे सभी विद्रोहियों में आगे थे। जब उनका कोर्ट मार्शल हुआ तब परिवार के दो हिस्से हो गए। उनके बड़े भाई महाराष्ट्र में सांगली जिले में अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को और कारोबार को संभालने चले गए और दीनानाथ यहीं द्वारिका में रह गए। दोनों भाइयों में कभी भी झगड़ा या विवाद नहीं हुआ था, तो दीनानाथ कभी कभी महाराष्ट्र जाते थे। पिछले कुछ सालों से बुढ़ापे के कारण उन्होंने अपना आना जाना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी फोन पर अक्सर बात होती थी। दीनानाथ के हिस्से की प्रॉपर्टी भी उनके बड़े भाई राजेंद्र अग्निहोत्री संभालते थे, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं थे। वे भी आजाद भारत में कई बार सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। उनका पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में भी अच्छा वर्चस्व था। गहलोत फैमिली की उनके सामने कोई औकात नहीं थी, इसीलिए दुष्यंत ने उनका सुझाव अभी अभी दिया था। शौर्य ने कुछ सोचा और कहा, मुझे इस परिवार से कोई मदद नहीं चाहिए, मैं उन्हें खुद से निपटा सकता हूं, इसलिए बड़े दादाजी को बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा पंगा तो उस खूंसित बुढ़े से है, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह हर दिन मुझे याद करेगा। इतना कहकर शौर्य लापरवाही से अपने कमरे में चला गया। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले और अपनी लैम्बोर्गिनी निकाल कर जाने वाले था, तभी सिया दौड़ते हुए पीछे से आए और बोली, भाई मुझे भी साथ ले चलो, आप हमेशा मुझे पीछे छोड़कर जाते हैं। इस बात पर शौर्य हताशा से मुस्कुराया और बोला, मैं तो यहाँ महादेव के मंदिर में जा रहा हूँ।
आज रविवार है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो चलो फिर। सिया भी तुरंत अंदर गई और पूजा की सामग्री लेकर बाहर आ गई। उसके बाद गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। रागिनी जो छुपकर अपने बेटे को आजकल देखती थी, वह बहुत खुश हुई पर कुछ न बोल सकी। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में जो नफरत शौर्य के लिए थी वह पूरी तरह मिट चुकी थी। उसकी जगह माँ के प्यार ने ले ली थी, मगर वह जाता नहीं पा रही थी और उसने जताया तो भी शौर्य को वह फूटी आंख नहीं भाती थी। मंदिर में जाते ही दोनों ने महादेव के दर्शन किए और फिर वापस घर की ओर चले आए। शौर्य ने तुरंत अपनी गाड़ी पार्क की और अपनी थार लेकर वह अपनी जगह से गायब हो गया। कुछ देर बाद शौर्य माया और आर्या के सामने अपने गाड़ी के साथ खड़ा था। फिर उसने दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठाया और ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए डायमेंशन के अंदर के जंगलों में निकल गया। शौर्य कई बार इसे करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज उसे मौका मिला था। इधर आर्या भी अपना पहला चक्र जागृत कर चुकी थी, लेकिन वह शौर्य की तरह कोई मॉन्स्टर नहीं थी, तो उसकी साधना की रफ्तार सामान्य रहने वाली थी। फिर भी वह आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रही थी। वह भी शौर्य को मन ही मन चाहने लगी थी और उनकी नजदीकियां पिछले कुछ दिनों से बढ़ चुकी थी। लेकिन परिवार के आगे वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। शौर्य ये अच्छे से जानता था, इसलिए उसने उसे सीधा उसके घर से उठा लिया था। इधर मोहित दादाजी के बड़े भाई विश्वंभरनाथ राणा एयरपोर्ट आ चुके थे। उनके साथ महंगे कपड़े और ढेर सारे गहने पहनी हुई एक मध्यम आयु की औरत थी और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो किसी रॉयल फैमिली का लग रहा था। उनके साथ एक 23-24 साल का लड़का था जो दिखाने में बहुत हैंडसम था और उसका शरीर एकदम फिट था। उसे देखकर लगता था कि उसका आर्मी से कोई संबंध होगा। उसकी चाल में एक डिसिप्लिन नजर आता था और उसके चेहरे पर रॉयल फैमिली वाला घमंड साफ दिखाई दे रहा था। विश्वंभरनाथ को छोड़कर बाकी सारे लोग गहलोत रॉयल फैमिली के लोग थे। एक लंबी चौड़ी गाड़ियों का कन्वॉय एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। इन लोगों को लेकर कन्वॉय सीधा राणा मैंशन पहुंचा। कुछ ही देर में उनका स्वागत किया गया, लेकिन राणा फैमिली के लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। जब बड़े दादाजी ने यानी विश्वंभरनाथ ने ये देखा तो उसका दिमाग ठनक गया। उसे भी पहले ये बताया गया था कि आर्या किडनैप हुई है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद के चलते गहलोत फैमिली को यहाँ जानबूझकर लेकर आए थे। दरअसल शादी तो सिर्फ बहाना था, लेकिन बड़े दादाजी को एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करना था। साथ ही साथ वह मोहित को पुश्तैनी जायदाद से हटाना चाहते थे। बात यह थी कि जब जायदाद का दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ था, तब जमीन का एक हिस्सा जो एक बंजर रेगिस्तान था वह मोहित को दिया गया। लेकिन कुछ महीनों पहले उसे पता चला कि उस रेगिस्तान में भरी मात्रा में थोरियम और यूरेनियम है, जो कि बहुत काम की चीज थी और उससे वह बहुत बड़ा पैसा कमा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपने भाई से ये जमीन लेनी होगी, पर उसके बदले उसे अपनी जमीन भी देनी पड़ती। तो विश्वंभरनाथ ने ये शादी की चाल चली, जिससे अगर मोहित इस बात को मना करता है या कोई घटना हो जाती है तो वे उसे सीधा परिवार से निकाल कर उसकी प्रॉपर्टी हासिल कर पाएंगे और गहलोत भी उसे जिम्मेदार नहीं मानेंगे। इतनी गहरी साजिश मोहित दादाजी को पता नहीं थी और अपने बड़े भाई पर भरोसा करके वे फंस गए थे। अब क्या होगा आगे? क्या गहलोत फैमिली नाराज होकर मोहित दादाजी के साथ कुछ कर देगी? क्या विश्वंभरनाथ अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? क्या शौर्य इस साजिश को तोड़ मरोड़ कर रख देगा? एपिसोड 50 इमोशनल गेम। मोहित दादाजी के बड़े भाई विश्वंभरनाथ गहलोत फैमिली को लेकर राणा मैंशन पहुंच गया था। सभी राणा फैमिली वाले अपना मुंह लटकाए उनका स्वागत करने पहुंच गए थे। जब विश्वंभरनाथ ने ये देखा तो वह तुरंत कुछ नहीं बोला और मन ही मन खुश हुआ। फिर सभी मेहमान घर में चले गए। चाय पानी होने के बाद विश्वंभरनाथ ने जानबूझकर कहा, मोहित जाओ अपनी पोती को बुलाकर लाओ ताकि गहलोत परिवार वाले उससे मिल सके। ये बात सुनकर मोहित दादाजी का चेहरा काला पड़ गया और वे बोले, बड़े भैया दरअसल बात यह है कि आर्या हम नहीं मिली। हमने पूरी रात छान मारा पर उस लड़के ने उसे कहाँ रखा है हमें पता नहीं चला। ये बकवास कर रहे हो मोहित? मेहमान हमारे घर आ चुके हैं और तुम अब बता रहे हो कि तुम्हारी पोती को किसी लड़के ने उठा लिया है। विश्वंभरनाथ झल्लाते हुए बोले, पर मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। मैंने तो आपको पहले ही। तभी विश्वंभरनाथ उसकी मोहित की बात काटते हुए बोला, हमें कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी उस लड़की को यहाँ लेकर आओ या फिर उस लड़के को मेरे सामने लेकर आओ, जरा मैं भी देखूं कि ऐसा कौन है जिसमें इतनी हिम्मत कि वह हमारी लड़की को उठा ले जाए। मोहित दादाजी ने ये बात सुनी तो वे घबराते हुए बोले, हमने ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि उस लड़के के साथ आर्या की सगाई हो चुकी है, लेकिन आप अपने जिद पर अड़े रहे तो उस लड़के ने उसे घर से ही गायब कर दिया। ये बात सुनकर गहलोत फैमिली के लोगों का मुंह देखने लायक बन गया। तभी बात को अपनी
और आता देख विश्वंभरनाथ बोला, तो क्या हुआ, मैंने अपने ओर से सगाई तोड़ दी थी तो उस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे यानी विश्वंभरनाथ राणा के खिलाफ जाकर मेरी पोती को भगाकर ले जाए। क्या उसे गहलोत फैमिली के इज्जत की भी परवाह नहीं थी। विश्वंभरनाथ की बात सुनकर गहलोत फैमिली वालों के चेहरे फिर सुधर गए। अब सारा इल्जाम मोहित के सिर पर आया था। तभी गहलोत फैमिली की ओर से अधेड़ उम्र का आदमी उन्हें देखकर बोला, माफ कीजिए मगर मुझे ऐसी आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। ये क्या बात हुई कि अपने सगाई तोड़ने के बाद वह लड़का आपकी पोती को यहां से कैसे लेकर जा सकता है। अब तो बात हमारे शान की है तो हम भी देखेंगे कि उस लड़के में कितना दम है। इसे सुनकर अब तो मोहित दादाजी भी डर गए थे। एक रॉयल फैमिली से पंगा अच्छी बात नहीं थी। अभी जो गहलोत फैमिली की ओर से बोल रहे थे वे थे भानुप्रताप सिंह गहलोत और उनके साथ उनकी पत्नी सुमन गहलोत और बेटा राजवीर गहलोत थे। उनकी पत्नी एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती थी, मगर असल में वह अपना टाइम किट्टी पार्टी में बिताती थी। उनका बेटा राजवीर राष्ट्रीय राइफल्स में एक मेजर था। इतनी कम उम्र में ये मुकाम इंडियन आर्मी में हासिल करना आसान बात नहीं थी। इससे एक बात तो तय थी कि उसमें कुछ तो टैलेंट था। भानुप्रताप गहलोत फैमिली का सबसे छोटा बेटा था और वह भी फॉरेन बिजनेस संभालता था। दूसरी तरफ शौर्य पूरे जंगल में घूमकर उस बड़े महल के पास आकर अपनी गाड़ी रोक देता है और उसे अपने रिंग में स्टो कर देता है। तभी आर्या कहती है, शौर्य मुझे पता है कि तुम मेरे परिवार से बहुत नाराज हो, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हें पराया नहीं माना और आज बड़े दादाजी के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है और इसकी सजा मेरे पूरे परिवार को मिल सकती है। फिर वह थोड़ा रुककर अपनी भरी आंखों से बोली, मैं अपने परिवार के बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती, तो क्या हम वापस बाहर जाकर बड़े दादाजी के सामने माफी मांगकर हमारे रिश्ते के लिए परमिशन मांग सकते हैं। शौर्य उसकी बात सुनी तो वह उसके भोलेपन पर मुस्कुराया, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लगता था कि हमारे बड़े हमारे रिक्वेस्ट करने पर हमारी बात मान सकते हैं, लेकिन ये बस एक महज अंधविश्वास था। शौर्य ने उसे कुछ नहीं कहा और माया को वाहिम पर रुककर अच्छा खाना बनाने कहकर वह आर्या को लेकर बाहर आ गया। इस वक्त दोनों बाहर खड़े रहकर अंदर का नजारा छिपकर देख रहे थे। तभी शौर्य को विश्वंभरनाथ के बार बार बात काटने की वजह से और अपना इल्जाम मोहित दादाजी पर थोपते हुए देखकर डाउट आया, तो उसने सिस्टम से कहकर इस बात का पता लगाने कहा। कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम ने सारा राज उसके सामने रख दिया, जिसे देखकर शौर्य एक तिरछी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इधर मोहित दादाजी ने भानुप्रताप की बात सुनी तो वे भी अपने आप को रोक नहीं पाए और बोले, अगर बात आपके शान की है तो बात मेरे भी वचन की थी। मैंने भी अपना वचन दिया था उस लड़के के दादी को, ईसाई चलते मैंने ये रिश्ता पहले ही तय कर दिया था, लेकिन मैं सिर्फ अपने बड़े भाई का मान रखकर ये रिश्ता स्वीकार कर रहा था। रही बात आपको बताने की तो। तभी विश्वंभरनाथ ने मोहित दादाजी की बात काटी और बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो मोहित, तुम्हारा दिया वचन मेरे वचन से कब से बड़ा हो गया। अगर तुम्हें गहलोत फैमिली के खिलाफ जाना है तो अपनी सारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को छोड़कर राणा परिवार से बाहर हो जाओ और लड़ो इनके साथ। फिर अपना इमोशनल ड्रामा करते हुए बोला, मैंने तो तुम्हारे परिवार का भला सोचकर ये रिश्ता करवाने की बात की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जरासी भी इज्जत नहीं करोगे। मैं तुम्हें इसी वक्त। तभी दरवाजे से एक आवाज आए, अबे बुढ़ा, पहले अपने भाई को उसकी बात पूरी बोलने दिया कर और अपनी जबान तभी चला जब उसकी बात पूरी हो जाए। जब सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो शौर्य आर्या का हाथ पकड़कर आराम से चलकर अंदर आ रहा था। उसकी बात इतनी अपमानजनक थी कि हर किसी का मुंह टेढ़ा हो गया। अब आगे क्या होगा? क्या शौर्य कर पाएगा विश्वंभरनाथ को एक्सपोज? क्या गहलोत फैमिली पीछे हटेगी? कि मोहित जान पाएगा अपने भाई की करतूत? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। और एपिसोड सुनी के लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी।